नमस्कार विद्यार्थियों। बांझपन, मादा पशु में बांझपन, जो इनफर्टिलिटी की जो समस्या है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। और मादा पशु में बांझपन के जो विभिन्न कारण हैं, जो जिन वजहों से मादा पशुओं में बांझपन की समस्या पैदा होती है, उन कारणों के बारे में हम डिटेल जो है वो डिस्कशन कर रहे थे। तो हमने पहले जो उनके संक्रामक कारकों के बारे में देखा और फिर हमने उनके हार्मोनल कारकों के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो वहाँ पे हमने दो स्थितियाँ देखी। एक तो देखी हमने जो एनिस्टस की स्थिति देखी, और दूसरी जो हमने कल की क्लास में चर्चा की, COD, सिस्टिक ओवेरियन डिजीज के बारे में चर्चा की। ठीक है। इसके अलावा हार्मोन्स, दूसरे और कौन से हार्मोन्स होते हैं जिनकी डेफिशिएंसी से इनमें पशुओं में बांझपन की समस्या पैदा हो जाती है। तो यहाँ पे हम एक और टर्म देखते हैं जिसका नाम है डिलेड ओव्यूलेशन। डिलेड ओव्यूलेशन, अंडोत्सर्ग में देरी। अंडोत्सर्ग में देरी। अंडोत्सर्ग आपको पता ही है कौन से हार्मोन के कारण से अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया होती है? LH हार्मोन के कारण। कौन से हार्मोन की वजह से अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है? अंडोत्सर्ग में कौन सा हार्मोन सहायक है? LH हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ये जो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है, ये ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन जो है वो कहाँ पे निर्मित होता है, कहाँ से स्रावित हो रहा है? ये पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग के द्वारा एडिनो हाइपोफाइसिस से ये स्रावित होता है। ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन है, और ये हार्मोन जो है अंडोत्सर्ग क्रिया करवाने में सहायक होता है। अब कई बार क्या होता है कि जब LH हार्मोन है वो कम रिलीज हो रहा है या देरी से रिलीज होता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि हम, जैसे अंडोत्सर्ग की स्थिति हमने देखी, कब अंडोत्सर्ग होता है, तो गोवंश में हम देखें तो हीट समाप्ति के लगभग 12 से 15 घंटे बाद में अंडोत्सर्ग की क्रिया हो जाती है। हीट समाप्ति के 12 से 15 घंटे बाद अंडोत्सर्ग की क्रिया हो जाती है। लेकिन कई बार क्या है, LH हार्मोन कम रिलीज हो रहा है और इसकी जो सर्ज है, यानी इसका अधिक मात्रा में रिलीज है, ये थोड़ा लेट होता है। यानी हीट समाप्ति के लगभग 24 से 48 घंटे बाद में ये रिलीज हो रहा है। अब हमने क्या है कि हीट के अंतिम समय में, ईस्ट्रेस के अंतिम समय में हमने तो AI या नेचुरल मैटिंग जो है वो करवाती। अब वो शुक्राणु जहां अपनी स्थिति में अंडवाहिनी में पहुंचकर और वेट करते हैं अंडे के आने का, अंडोत्सर्ग का वेट करते हैं। ठीक है। और अंडोत्सर्ग हो रहा है काफी देरी से, तो ऐसी स्थिति में वो शुक्राणु जिनकी लाइफ साइकिल ये 24 घंटे के लगभग होती है, तो वो खत्म हो जाते हैं 24 से 48 घंटे के भीतर। जो शुक्राणु वो खत्म हो जाते हैं और उसके बाद में अंडोत्सर्ग होता है। बाद में अंडोत्सर्ग होगा तो उसको जीवित शुक्राणु, अंडाणु को जीवित शुक्राणु अंडवाहिनी में नहीं मिलते हैं और निषेचन की क्रिया नहीं होगी और पशु ज्ञाभिन्न नहीं ठहर पाएगा। बार बार जो है वो रिपीट होगा, और इस प्रकार से अंडोत्सर्ग नहीं होने की वजह से या अंडोत्सर्ग में देरी होने के कारण से मादा पशुओं में बांझपन की समस्या जो है वो पैदा होती है। ठीक है। तो ये भी आपको डिलेड ओव्यूलेशन या एनओव्यूलेशन, यानी अंडोत्सर्ग या तो नहीं हो रहा है या देरी से हो रहा है, इन दोनों स्थितियों के बारे में आपको ध्यान में रखना है। और ये कौन से हार्मोन की कमी के कारण से होता है? LH हार्मोन की कमी के कारण से होता है। ठीक है। तो ये हम विभिन्न हार्मोन्स की कमी की वजह से जो बांझपन की समस्या पैदा होती है उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है। तो इन हमने एनिस्टस, COD और डिलेड ओव्यूलेशन। एक और स्थिति होती है जिसका नाम है अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ। अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ। ठीक है, इधर मैं इसको मिटा देता हूँ, ये हम देख ही चुके हैं। अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ, ये भी हार्मोन की कमी के कारण से होता है। कौन से हार्मोन की कमी से होता है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो देखिए अब इसमें क्या होता है, ये गर्भाशय, सर्विक्स, अंडवाहिनी और ये अंडाशय। ठीक है।
आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के द्वारा शुक्राणु पहुंच गए यहाँ पे, यहाँ शुक्राणु पहुंच गए, अंडोत्सर्ग की क्रिया हो गई, अंडाणु और शुक्राणु का फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप क्या है, जाइगोट का निर्माण हो गया। किसका निर्माण हो गया, जाइगोट। ये क्या बन गया, जाइगोट बन गया। ठीक है, अब ये जाइगोट जो इसमें क्लीवेज विदलन की क्रिया होती है, 1 से 2 कोशिकाएं, 2 से 4, 8, 16, 16 से 32 कोशिकीय अवस्था में ये यहाँ आता है। ठीक है, यहाँ पे भी ये कुछ दिनों के लिए स्वतंत्र रहता है और उसके बाद में क्या होता है, इसको पोषण पाने के लिए इसको क्या होता है, गर्भाशय की भित्ति से चिपकना होता है, जिसको हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन या निडेशन की क्रिया करते हैं। अब इस इम्प्लांटेशन या निडेशन के लिए गर्भाशय की भित्ति को, आंतरिक जो भित्ति है उसको इसके चिपकने के लिए, इससे जुड़ाव के लिए, इसको तैयार होने के लिए एक हार्मोन की आवश्यकता होती है और उस हार्मोन का नाम है प्रोजेस्टेरोन। ये जो हार्मोन है शुरुआती अवस्था में कहां से स्रावित हो रहा है, कार्पस ल्यूटियम के द्वारा। कहां स्रावित, किससे स्रावित हो रहा है, कार्पस ल्यूटियम के द्वारा स्रावित होता है। ठीक है, तो जैसे ही मैट्रिक्स अवस्था के बाद में अंडोत्सर्ग हो जाता है, कार्पस हेमरेजिकम बनता है और उससे कार्पस ल्यूटियम बनता है। ठीक है, ल्यूटिनाइजेशन की क्रिया होती है थिका कोशिकाओं में और वो ल्यूटीन कोशिकाओं में परिवर्तित होती हैं। उन ल्यूटीन कोशिकाओं से हार्मोन बनता है प्रोजेस्टेरोन, और ये हार्मोन इस इम्प्लांटेशन की क्रिया जो है, यहाँ पे जो इम्प्लांटेशन हो रहा है, निडेशन हो रहा है, उस इम्प्लांटेशन की क्रिया के लिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन अति आवश्यक होता है। इस हार्मोन की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। कौन से हार्मोन की, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की। ये हार्मोन यदि कम मात्रा में बन रहा है, सीएल के द्वारा, कार्पस ल्यूटियम के द्वारा कम मात्रा में प्रोजेस्टेरोन बन रहा है या प्रोजेस्टेरोन बिल्कुल नहीं बन रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ये इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता है, और इम्प्लांटेशन नहीं होगा तो इसको पोषण नहीं मिलेगा। ठीक है, ये जो एम्ब्रियो बना हुआ है इसको पोषण नहीं मिलेगा, और पोषण नहीं मिलने से क्या हो जाएगी, इसकी डेथ हो जाएगी। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ। क्या बोल रहे हैं इसको, अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ। और ये किस हार्मोन की कमी से हो रही है, प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, पशु हीट में आया, उसको एआई या नेचुरल मेटिंग के द्वारा उसको कंसीव हो गया। वो कंसीव होने के बाद में पशु जो है उसके विजिलेंस शुरू हुए जाइगोट के अंदर। ठीक है, और ये इससे मोरूला, ब्लास्टुला ये स्टेजेस बनने लगी, गैस्ट्रुला बनने लगा। लेकिन जब उसके निडेशन, इम्प्लांटेशन की स्थिति आई, तब वो इम्प्लांटेशन नहीं हो पाया और उस वजह से उसकी डेथ हो गई। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, लगभग 12 से 16 दिन के बीच में ये एम्ब्रियो है वो खत्म हो जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में पशु जो है, जो जनरली हर 21 दिन से हीट में आ रहा था, वो 21 दिन के बजाय 25 या उससे अधिक 25 से 30 दिनों के अंदर हीट में आता है। क्योंकि एक बार तो उसमें क्या होता है कि इस प्रकार से कंसीव हो गया, इस प्रकार का लगता है, तो यूट्रस भी थोड़ा चेंज होने लगता है, लेकिन एम्ब्रियो की डेथ होने के कारण से वो उसमें जो ईस्ट्रस दोबारा आने की प्रक्रिया जो है वो थोड़ी सी लंबी हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में, अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ की स्थिति में पशु जो है वो 25 से अधिक दिनों बाद में हीट में आएगा। अन्यथा हीट ईस्ट्रस का जो पीरियड है, वो ईस्ट्रस साइकिल का जो पीरियड है वो कितना है, 21 दिनों का है। लेकिन अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ यदि हो रहा है पशु के अंदर, तो उसमें पशु जो है 25 दिनों से अधिक दिनों बाद में हीट में आएगा। तो इसका मतलब क्या है, यदि ऐसी स्थिति हो रही है तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सी स्थिति है, अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ की स्थिति है, किस वजह से हो रहा है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी से हो रहा है। तो हम उसको सुधार सकते हैं, प्रोजेस्टेरोन के इंजेक्शन जो है वो उसको दे सकते हैं, जिसकी वजह से एम्ब्रियो की डेथ नहीं होगी, एम्ब्रियो का निडेशन या इम्प्लांटेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इस अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ की वजह से पशु कंसीव हो रहा है, लेकिन बार बार क्या होता है, वो अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ होने के कारण से वो रिपीट ब्रीडिंग की प्रॉब्लम उसके अंदर आती रहती है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, हार्मोनल डेफिशिएंसी की वजह से पशु जो है उस
ज्ञापन नहीं ठहर पाता है, गर्भाधान नहीं हो पाता है और पशु बार बार रिपीट होता है, ठीक है, और उसमें बांझपन की समस्या पैदा होती है। तो ये बांझपन के हमने हार्मोनल कारक पढ़े, जिसमें हमने एनिस्ट्रस, सीओडी, आगे सिस्टिक ओवेरियन डिजीज यानी, और हमने डिलेड ओव्यूलेशन, एन ओव्यूलेशन या अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ, ये जो विभिन्न कंडीशन पढ़ी हैं, ये सारी कंडीशन ये जो बांझपन के पैदा होती हैं, ये हार्मोन की डेफिशिएंसी की वजह से, हार्मोन की कमी के कारण से पैदा होती हैं, ठीक है। अब हम देखो आगे देखते हैं बांझपन के आनुवंशिक कारक। बांझपन के आनुवंशिक कारक क्या क्या होते हैं, तो इसमें हम देखें कि कंजेनाइटल डिफेक्ट्स, मादा पशुओं के जो जननांग हैं, उन जननांगों में जन्मजात विकृति होती है और उस विकृति के कारण मादा पशु जो है वो या तो हीट में ही नहीं आएगा या हीट में आ जाएगा तो कंसीव नहीं हो पाएगा, ठीक है, और प्रजनन अपना क्रिया जो वो पूर्ण नहीं कर पाएगा। तो ऐसे कंजेनाइटल डिफेक्ट्स क्या क्या है, इसमें हम देखेंगे जैसे ओवेरी है वो पूर्णतया विकसित नहीं हुई है, किसी कारण से उसका विकास जो है वो नहीं हो पाया है, अल्प विकास या ओवेरी का विकास होना ही नहीं, एप्लेसिया या हाइपोप्लेसिया ऑफ ओवेरी, ठीक है, अंडाशय है उसका विकास नहीं होना या अल्प विकास होना। इन स्थितियों में क्या होगा, अंडाशय पे फोलिकल नहीं बनेगी, पशु हीट में नहीं आएगा और उसकी प्रजनन क्षमता, तो प्रजनन कार्य चालू होने के तो सवाल ही नहीं है, ठीक है। तो ओवेरी का अल्प विकास होने की वजह से। इसके अतिरिक्त क्या हो सकता है, इसके अतिरिक्त हम बात करें बाद में जो आपके अंडवाहिनी आती है, इस अंडवाहिनी में कोई रुकावट है, ठीक है, जैसे कि ये गर्भाशय हो गया, गर्भाशय के होर्न हो गए, बॉडी हो गई और ये अंडवाहिनी है, ठीक है, ये अंडाशय। सामान्य क्रिया क्या है, यहाँ से शुक्राणु जाएंगे, इधर से अंडा आएगा और इसमें जो फर्टिलाइजेशन है उसकी क्रिया होगी, लेकिन किसी कारणवश अंडवाहिनी में इस प्रकार से रुकावट हुई हुई है, ये देखो, रुकावट होने की वजह से शुक्राणु उधर नहीं पहुंच पाएंगे, अंडाणु इधर नहीं पहुंच पाएगा, इनका फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है और पशु जो है वो अपना जो ज्ञापन नहीं ठहर पाएगा, निषेचन की क्रिया नहीं हो पाएगी और इनफर्टिलिटी की समस्या इसके अंदर रहती है, ठीक है। अंडवाहिनी में रुकावट होने के कारण से भी जो पशु है वो बार बार या तो रिपीट होता है, ठीक है, पशु हीट में तो आ रहा है लेकिन बार बार रिपीट हो रहा है, यानी बांझपन की जो समस्या है वो इसमें रहती है। इसके बाद में बात करें जो गर्भाशय है, गर्भाशय के आंतरिक भित्ति जो है उसमें उसको बोलते हैं हम एंडोमेट्रियम, और उस एंडोमेट्रियम में कुछ ग्रंथियां होती हैं जिनको एंडोमेट्रियल ग्रंथियां कहते हैं, और ये एंडोमेट्रियल ग्रंथियां ये अगर न हो तो उससे क्या होता है, ये एंडोमेट्रियल ग्रंथियां जब एम्ब्रियो फ्री अवस्था में रहती है तो यही ग्रंथियां, इन्हीं ग्रंथियों के स्राव के द्वारा उनको पोषण मिलता है, और यदि ये ग्रंथियां नहीं होगी तो अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ होगी और पशु बार बार रिपीट होगा, ठीक है। तो एंडोमेट्रियल ग्रंथियों का न होना ये भी कंजेनिटल डिफेक्ट्स है जिसकी वजह से पशु या भिन्न नहीं ठहर पाएगा। इसके अलावा यूट्राइन यूनिकॉर्निस यानी गर्भाशय में एक ही हॉर्न का होना, एक ही हॉर्न है, तो ऐसी स्थिति में भी क्या है, जो गर्भाधान की जो संभावनाएं हैं वो कम हो जाती हैं और पशु जो है इनफर्टाइलिटी की समस्या उसमें बढ़े जाती है। दूसरा है गर्भाशय, दो गर्भाशय, डाइडेल्फिस कंडीशन, यूट्राइन डाइडेल्फिस कंडीशन।
दो गर्भाशय, दो गर्भाशय हैं, ठीक है, ये हो गया एक, ये हो गया, इस प्रकार से गर्भाशय वो है, दो गर्भाशय साथ में है, ठीक है। तो जैसे हम देखते हैं मॉन्स्टर्स पैदा होते हैं, ठीक है, दैत्याकार फीटस की हम पहले चर्चा कर चुके हैं। कई बार देखते हैं आप 4 की बजाय बछड़े के अंदर 8 पैर होते हैं या 6 पैर होते हैं, 2 सिर होते हैं। ऐसे ही ये कंजेनाइटल डिफेक्ट्स इनके अंदर आंतरिक अंगों में भी हो सकता है, ठीक है। आंतरिक अंगों के अंदर भी मादा जो बछड़ी है उसके अंदर 2 गर्भाशय की उपस्थिति हो सकती है या 2 सर्विक्स हो सकती है। सर्विक्स 2 होंगी तो उस वजह से भी सर्विक्स, दोनों सर्विक्स से शुक्राणु का पार होना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, ठीक है। सर्विक्स क्या है, अंदर जो है किसी भी बाह्य ऑब्जेक्ट को अंदर नहीं जाने देते। हम भी जब एआई करवाते हैं तो सर्विक्स के मिड में, यानी सर्विक्स को लगभग पार करा के उसके बाद में हम जो डिपॉजिट करते हैं सीमेन को, यदि 2 सर्विक्स होंगी तो दूसरी सर्विक्स से सीमन को पार करने में, शुक्राणु को पार करने में काफ़ी कठिनाई होंगी और ऐसे में निषेचन की संभावनाएं काफ़ी घट जाती हैं और बांझपन की समस्या जो है वो रहती है, ठीक है। तो ये विभिन्न स्थितियां हैं जिनके अंदर इन कंजेनाइटल डिफेक्ट्स की वजह से मादा पशु जो है उसमें बांझपन की समस्या जो है वो पैदा होती है। एक जो और कंजेनाइटल डिफेक्ट है जिसका नाम है परसिस्टेंट हाइमन, जिसको हम व्हाइट हीफर डिजीज भी कहते हैं। व्हाइट हीफर डिजीज ये क्या होती है, जो वेजाइना और उसका जो पार्ट है वेस्टिब्यूल, ठीक है, उनके मध्य एक झिल्ली नुमा संरचना होती है यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं हाइमन। इसको क्या बोलते हैं, हाइमन। ये हाइमन जो है मैटिंग के दौरान, जब फर्स्ट मैटिंग होती है उस दौरान ये टूट जाती है, ठीक है, और जो शुक्राणु है वो इसके पार जो है वो चले जाएंगे। लेकिन कई बार क्या होता है, ऐसी स्थिति रहती है कि ये हाइमन जो है वो टूट नहीं पाती है, बहुत ही दृढ़ होती है, ये टूट नहीं पाती है, और ऐसी स्थिति के अंदर जो है इससे शुक्राणु पार नहीं हो पाएंगे और शुक्राणु इधर नहीं जा पाएंगे तो निषेचन की संभावना होगी कहाँ से, निषेचन की होने की संभावना क्या है, बिल्कुल भी निषेचन क्रिया हो ही नहीं पाएगी, ठीक है। तो इसको हम परसिस्टेंट हाइमन कंडीशन बोलते हैं। ये भी एक कंजेनाइटल डिफेक्ट है, या इसको ये क्या है कि वाइट जो हीफर्स हैं उनके अंदर ये बहुत अधिक मात्रा में वाइट रंग के हीफर्स में मिलता है, इसीलिए इसको वाइट हीफर डिजीज भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये विभिन्न प्रकार के कंजेनाइटल डिफेक्ट्स हैं, जन्मजात ये विकृतियां हैं जिनकी वजह से जो बांझपन की समस्या मादा पशु के अंतर्गत पैदा होती है, ठीक है। और इनमें से जैसे हमने देखा अधिकांश ये क्या है कि बांझपन में क्या होता है, स्थायी बांझपन यानी स्टेरिलिटी किसी ही समस्या इनमें पैदा हो जाती है। इसके बाद हम आनुवांशिक कारकों में और देखें, जैसे कि हमारे एक टर्म आपने पढ़ी है फ्री मार्टिन। फ्री मार्टिन ये क्या है, जब जुड़वा शिशु में एक नर तथा दूसरी मादा होती है तो नर तो क्या होता है, सामान्य होता है, प्रजनन की क्षमता में सामान्य होता है, लेकिन मादा जो है वो बंधे होती है, ये क्या होती है, इनफर्टाइल होती है। ये जो मादा है वो प्रजनन क्रिया में सफल नहीं हो पाती है, बंधे होती है। इसी क्रिया को हम क्या बोलते हैं, फ्री मार्टिने कहते हैं, ठीक है। तो जुड़वा शिशुओं में नर और मादा यदि पैदा होते हैं, 2 फीमेल आ रही है कोई बात नहीं है, 2 मेल आ रहे हैं कोई बात नहीं है, ठीक है, लेकिन जब गौवंश में एक बछड़ा एक बछड़ी आ रही है, ठीक है, तो उस स्थिति में बछड़ा तो क्या होगा, प्रजनन क्रिया कर पाएगा, लेकिन जो बछड़ी होगी
फीमेल जो काफ होगी, हिफर होगी, वो क्या होगी, प्रजनन में सफल नहीं हो पाएगी, हीट में नहीं आ पाएगी, ठीक है। उसके जो जनांग है वो ही पूर्णतया बनेंगे नहीं। तो ऐसी जो क्रिया है, इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, इसके लिए एक टर्म है जिसका नाम है फ्री मार्टिन, ठीक है। फ्री मार्टिन का तात्पर्य क्या है, जुड़वा शिशुओं में नर का सामान्य होना लेकिन मादा का बंदे होना, यही क्या कहलाता है, फ्री मार्टिन कहलाता है। इसके अलावा एक स्थिति है हर्मेफ्रोडाइट। हर्मेफ्रोडाइट ये क्या है कि एक ही प्राणी के अंदर नर जन्नांग और मादा जन्नांग दोनों की उपस्थिति, ये क्या कहलाती है, हर्मेफ्रोडाइट कहलाती है, ठीक है। एक ही पशु में नर तथा मादा जन्नांगों की उपस्थिति। तो ऐसे जो प्राणी हैं ये भी क्या होते हैं, ठीक है, ये भी जो बंदे होंगे और प्रजनन की क्षमता इनके अंदर नहीं होती है, ठीक है। एक ही प्राणी के अंदर नर तथा मादा दोनों जन्नांगों की उपस्थिति, जैसे वेजाइनल पार्ट हो गए, लेकिन वहाँ पे क्या होंगे, उनमें टेस्टिकल्स भी, कुछ अल्प विकसित से टेस्टिकल्स भी होंगे, ठीक है। तो ये आप देखते हैं जनरली जो गोट वगैरह हैं, सीप वगैरह हैं, उनके अंदर ये काफ़ी मात्रा में आपको काफ़ी ज़्यादा ये स्थितियाँ मिलती हैं, हर्मेफ्रोडाइट की स्थिति। तो ये विभिन्न आनुवंशिक कारण हैं जिनकी वजह से मादा पशुओं में बांझपन की जो समस्या है वो पैदा होती है। इसके बाद हम बात करें जो बांझपन के और जो प्रबंधन कारक है। इसमें हम जो पहले देखें वो है पोषण कारक। पोषण कारक का तात्पर्य क्या है कि यदि पोषक तत्वों की शरीर में कमी होती है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जैसे हम बात करें कि भाई एनिस्टेस के समय भी पढ़ा कि कुछ विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, ठीक है, जैसे विटामिन ए, विटामिन ई, फॉस्फोरस, कॉपर, कोबाल्ट, आयोडीन, सेलेनियम, ये जो मिनरल्स और विटामिन्स है, यदि इनकी आहार में कमी रहती है तो प्रजनन क्षमता जो है वो काफ़ी प्रभावित होती है, ठीक है। प्रजनन क्षमता सुचारू रूप से नहीं हो पाती और पशु में बांझपन की समस्या पैदा होती है, ठीक है। तो पोषक तत्वों की कमी के कारण से, पशु में प्रजनन जो क्षमता है वो प्रभावित होती है। जैसे एनिस्टस के समय भी हमने चर्चा की थी कि भाई जैसे कोई पशु लैक्टेशन के अंदर है, बहुत अधिक दूध दे रहा है, 30-35 लीटर दूध दे रहा है, तो उसका सारा जो पोषण उसको मिल रहा है वो कहाँ जा रहा है, दुग्ध उत्पादन के अंदर। तो ऐसी स्थिति में उसको दूसरा मौका ही नहीं मिल पाता हार्मोन रेगुलेशन का, उसके अंदर जो पोषक तत्व चाहिए वो कहाँ से उसको मिलेंगे, जबकि उसको इतना लैक्टेशन स्ट्रेस हो रहा है। या कई बार आप देखते हैं कि जो हमारे जैसे शुष्क प्रदेश हैं वहाँ पे इतनी भयंकर गर्मी पड़ती है, हीट स्ट्रेस की वजह से पशु मतलब उसको अपने जो थर्मो रेगुलेशन क्रिया के अंदर ही जो पूरी जो पोषक तत्व हैं वो इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। तो ऐसी स्थिति में हार्मोन रेगुलेशन, पशु का हीट में आना वो काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। या कई बार जैसे ऐसे पोषक तत्व जो हैं वो कम मिलते हैं तो उस वजह से भी पशु हीट में आ जाएगा, लेकिन या फिर गर्भ जो है वो गिरा देता है। तो इनफर्टिलिटी की जो समस्या है वो बार बार पैदा होती है। या फिर ओबेसिटी, यानी पशु बहुत अधिक उसमें क्या है, मोटापा है, तो ऐसी स्थिति में भी पशु की प्रजनन क्षमता है जो वो काफ़ी प्रभावित होती है। आपने देखा होगा कई बार जो अपने
जो बफेलो हीफर्स होती हैं, पार्टी जो होती है वो काफ़ी क्या हो जाती है, फैटी हो जाती हैं, ठीक है। फिर उनको क्या है कि किसी काम में हम जैसे हल जोतने में उनमें काम में ले जाते हैं, तब वो हीट की स्थिति में आती है। क्यों? क्योंकि फैटी होने की वजह से उनकी ओवरी के ऊपर भी फैट वगैरह जो है वो जमा हो जाती है और फॉलिकल का निर्माण होना वहाँ पे नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में हम उसको क्या है कि उसकी फैट को कम करते हैं, तो तभी जाके वो हीट में आ पाती है, ठीक है। तो अत्यधिक मोटापे की स्थिति भी जो है वो पशु को बांझपन लाती है, पशु में बांझपन की समस्या पैदा करती है। इसके अलावा प्रबंधन कारकों में हम दूसरा बात करें अनऑब्जर्व्ड हीट। अनऑब्जर्व्ड हीट का मतलब हीट का सही डिटेक्शन नहीं हो पाना। पशु हीट में आ रहा है लेकिन सही समय पे आपको पता नहीं लग रहा है कि कौन सा समय पे आ रहा है, वो हीट में आ रहा है, उसके लक्षण जो है वो प्रॉपर नहीं आते हैं कई बार साइलेंट हीट की वजह से, तो उसको हम डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं हीट के सही समय को कि कौन से समय उसको एआई या उसकी नेचुरल मेटिंग की जा रही है। तो ऐसी स्थिति में पशु बार बार रिपीट होता रहेगा अनऑब्जर्व्ड हीट की वजह से। इसके अलावा प्रबंधन कारकों में हम दूसरे और जैसे कारक देखते हैं फॉल्टी एआई। जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कर रहे हैं वो गलत तरीके से सही हाविंग नहीं कर पा रहे हैं, सीमन में कोई मिस्टेक है, उसको लिक्विड नाइट्रोजन में सही तरीके से नहीं रखा हुआ है या गलत समय पे एआई की जा रही है। तो अगर एआई के कृत्रिम गर्भाधान जो कर रहे हैं हम उसमें किसी भी प्रकार की फॉल्ट है, तो ऐसी स्थिति में भी पशु जो है वो बार बार रिपीट होगा, ठीक है, और उसमें इन्फेक्शन की संख्या जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। और इन सभी जो कारकों का जो एक प्रकार से हम कहें इनका कॉम्बिनेशन है कि पशु जो है रिपीट ब्रीडिंग की समस्या है उसके अंदर रहती है। और ये रिपीट ब्रीडिंग हम नेक्स्ट क्लास में पूरा डिटेल पढ़ेंगे कि क्या होता है रिपीट ब्रीडिंग। तो ये सभी कारक हैं, उनमें सम्मिलित रूप से होने की वजह से पशु बार बार रिपीट होता रहता है, ठीक है, और पशु जो है वो ज्ञापन नहीं कर पाता, गर्भाधान की क्रिया उनमें नहीं हो पाती और रिपीट होने की समस्या रहती है, ठीक है। तो ये हम कल की नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। धन्यवाद।